सबसे पहला सवाल, आइए इसको जल्दी से सब लोग करिए। आपको मैंने बताया कि देखो एडवांस मैथ तो इसमें आते नहीं है बिहार एसएससी के एग्जाम में, तो एडवांस मैथ आते नहीं हैं तो ये निश्चित है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में बाकी सारे चैप्टर से हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का, एक सवाल कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है बाइनरी वाला, बाइनरी नंबर सिस्टम का एक सवाल, ये देख लीजिए। सबसे पहला सवाल का जवाब दिया जाए कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। सवाल क्या है ये पूरा साफ दिख रहा है कि नहीं? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। राजू यदुवंशी सब लोग आ गए। चलिए इसका जवाब देते हैं। 118 को द्विधारी अंकन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको पता होगा बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल होता है, जो कंप्यूटर इस भाषा को समझता है। 0 और 1, 0 और 1 से ही बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसका स्पेशल क्लास भी मैंने करा रखा है बाइनरी का। तो यहाँ पर देखिए 118 को द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक लिखो, 1 का दुगुना 2, 2 को दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। लेकिन मुझे चाहिए 118, तो 128 लेने की जरूरत नहीं है, 128 को हमने छोड़ दिया। अब इधर से सोचो किसको किसको जोड़ने से 118 हो जाएगा। तो 64 और 32 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 हो गया तो 96 और 96 में फिर हम 16 जोड़ देंगे, तो 96 और 16 कितना हो जाएगा जी? 112। 96 और 16 जोड़ देंगे, 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 112 हो गया। 112 और 4 116 और 2 118 हो जाएगा। तो देखो 64 32 96 और 16, 112 और 4 116 और 2 118। तो जिसको जिसको लिया उसके सामने 1 लिखिए और जिसको नहीं लिया उसके सामने 0 लिखिए, और यही नीचे में आप दे दीजिएगा ऐसे, ये बाइनरी नंबर हो गया। तो 111 0 111 0, 111 0 111 0। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। जो भी सज्जन ऑप्शन ए आंसर कह रहे थे वो गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। बात आए समझ में? क्लियर? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग लाइक नहीं। आइए, तो ये पहला सवाल आज का बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते, हालांकि इसमें दशमलव वाले भी सवाल पूछे जाते हैं। अगले एपिसोड में मैं एक दशमलव वाला प्रश्न भी शामिल करूंगा इसका। आ जाओ। ये हर एक गम तुम्हारा, सवाल आपके सामने। प्रश्न क्या कहता है? देखो प्रश्न है कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है, इसमें आरोही क्रम में सजाया गया है, ये बताइए जल्दी। ब्राइटनेस थोड़ा कम करें। अच्छा फेयर लवली ज्यादा लगा दिया है भाई, देखो रे भाई, ब्राइटनेस और थोड़ा कम करो। दीपक ब्राइटनेस थोड़ा और कम करो। अच्छा देखो यहां से भी मैं ठीक कर सकता हूं, आपको बताना चाहिए। अब बताओ, अब यहां से हो गया होगा, अब बढ़िया हो गया। आ जाओ। अब विषम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लव माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड। सुनिए, विषम होता तो भी दिक्कत नहीं, 118 या 119 पुराना है तो 118 के बाद एक ले लेते, 119 हो जाता। बात है समझ में? जैसे पिछले सवाल को मैं एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक? अब मान लो मुझे द्विधारी में, आपको मतलब है कि 85 को कैसे लिख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो आपको लिखना है 1 1 दूना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128 नहीं लेना है। 64 और 16 80 या 4 84 या 1 85।
तो जिसको जिसको लिया उसके सामने 1, जिसको नहीं लिया उसके सामने 0। यही हो गया 85 बाइनरी में। बाइनरी में 85 1 0 1 0 1 0 1, ये हो गया जी। बात है समझ में? अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब सही दिख रहा है? ऐसे करना था। सुबह अगर आपने पढ़ाई से सुबह सुबह शुरुआत करा है, आपको मजा आएगा, दिन भर आप खुश खुश महसूस करोगे। चलिए जी, माही कह रही हैं कि सर हमें आपका क्लास लेना है, कैसे ले? कौन सी ऐप से? धुरीना ऐप से ले सकते हो, बाकी आप यूट्यूब पे अभी पढ़िए। सवाल है ये, जब तक आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, मैंने सुबह अपना टाइम निकाल लिया है आप ही लोग के लिए। अब क्लास हमारी जो है लगातार इस पे चलेगी और मैं डेली आ ही रहा हूँ क्लास लेने। कहता है कि सजाने पर विन्यास आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम। अरे 85 कैसे हो गया पगला? अगर मैंने कहा कि अगर 85 को मुझे लिखना हो तो, अभी आए तुम। 85 को अगर लिखना होता तो मैंने वो सवाल रिपीट दोबारा बताया था। देखो इसमें कौन होगा आरोही क्रम में? देखो तरीका तो कई है। एक तरीका तो चलो 8 पचे 40 छतरी 18, हाँ बढ़ते क्रम गया, बढ़ते क्रम गया। अब 6 दूना 12 5 3 15, ये बढ़ते क्रम नहीं गया, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन से भी बना सकते थे। अब देखो 6 दूना 12 5 3 15, ये घटते क्रम हो गया, ये गलत हो गया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलत है जी। अब देखो 8 पचे 40 9 तिया 27, यहाँ तक तो सही है। 9 दूना 18 5 3 15, यहाँ भी सही है। अब देखे 3 पचे 15 6 दूना 12, सही है। ये बढ़ते क्रम गया, ऑप्शन सी सही है। इसको देखो 8 दूना 16 3 तिया 9, तो 9 से बड़ा 16 होता है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही है। आगे चेक करते हैं। 3 पचे 15 9 दूना 18, गलत है, अब घट गया, तो बढ़ते क्रम नहीं गया, अतः ये घट गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है आपका, देखो एक तरीका ये है आपका, क्या है जान लो कि इसका अंतर देखो 3 5 में अंतर कितना का है? 3 और 8 में 5 का अंतर है, 5 और 6 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 5 और 9 में 4 का अंतर है। अगर इन सब का एलसीएम बना दे, एलसीएम कितना हो जाएगा जी? तो 5 1 4 4 का एलसीएम 20, तो 5 से काटो 4 बार में, 5 चौके 20, 3 चौके 12, ये 12 हो गया, ऊपर में लिख दो। 1 से 20 को 20 बार में, तो ये 20 पचे 100, ये 100 हो गया, इसके माथे पर 100 लिख दो। इसके भी माथे पर 1 से 20 को 20 बार में, तो 20 पचे 100। अगला देखो 4 से काटो तो 5 बार में, तो पचे 25। अब आपको क्या करना है? अच्छा माथा पर ये 100 न लिख, इसको गुना करके लिखना है, इसको गुना करके। जैसे 5 से इसको काटा 4 बार में, तो 4 तिये 12। अब 1 से इसको काटे 20 बार में, तो ये 20 पचे 100 लिखे। 1 से 20 को 20 बार में, तो 20 दूना 40 लिखे। 4 से 20 को 5 बार में, तो पचे 25 लिखे। अब आपको ये पता चल गया 12 100 40 25 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटका लिखिए, तो 3/8, सबसे छोटा 3/8, यानी 12 है छोटा। 12 के बाद कौन? 25, तब 40, यानी 12 के बाद 25, 25 यानी 5/9, उसके बाद 40 वाला यानी कि 2/3 वाला, और लास्ट में आएगा 5/6 वाला, लास्ट में 5/6 वाला। तो अब देखिए 3 5 2 5, 3 5 2 5, ये है ऑप्शन सी में। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बात है समझ में? लव यू अमित जी, कैसे हैं आप? तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, किसी का भी बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। हमने पहले ही ऑप्शन से पकड़ लिया और वही सारे संख्या इसमें थी। आइए अगर आगे बढ़े हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल क्या कहता है जरा गौर करिएगा। x³ - 5x² + 4p x + 2 से विभाजित है, तब p का मान क्या होगा? x + 2 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा? इस सवाल को करने से पहले
हम चौथा सवाल करेंगे, उसके बाद हम तीसरा सवाल करेंगे। पहले चौथा सवाल करिए तो तीसरा सवाल समझ में आए। कहता है एक्स क्यू माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो, ऐसा शेषफल वाला सवाल आता है, ये अलजेब्रा के भी चैप्टर में ये सवाल मिलेगा आपको, और ऐसे भी मिलेगा आपको जब रिमाइंडर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो सवाल क्या है कि एक्स क्यू है, माइनस 6x है और प्लस 7 है, और कहता है कि x प्लस 1 द्वारा भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाग देना है आपको x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आपको ऐसे सवाल में सुनो, जब भी शेषफल कहता है, शेषफल निकालना बहुत आसान है। जिससे भाग देने के लिए कहा जाए, सुन लीजिए, जिससे भाग देने के लिए कहा जाए उसके बराबर 0 लिखना है। तो x का मान कितना हुआ, -1। सिर्फ x का मान इसमें रख के सोल्व कर लीजिए, जो आया वही शेषफल है। -1 यहां रखिएगा, -1 के पावर 3 -1 हुआ, -1 रखेंगे, गुना होगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, और ये +7 है जी। तो 7 और 6 13, 13 में से 1 गया तो 12। ये आपने निकाल लिया शेषफल, और शेषफल हो गया ऑप्शन बी। शेषफल निकालने का तरीका है, जिससे भाग देने के लिए कहा उसके बराबर 0 लेना। देख लेना, इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन रहता है, ये पावर 4 भी करके दे सकता है, ये और लंबा भी रह सकता है। ऐसे तरीके से आप सवाल बनाओगे। अब देखो उस सवाल को ध्यान में रहा, जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेना है। इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है, कहता है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4p। कहता है कि एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 4p, प्लस है आपका 4p, और इसके बारे में कहा जाता है कि x प्लस 2 से विभाजित है, तब p का मान क्या होगा। एक बात बताओ, जब ये विभाजित है, कोई भी चीज विभाजित होता है तो शेषफल 0 होता है। कोई भी चीज विभाजित है, कोई भी संख्या विभाजित है तो शेषफल 0 होता है। और भाग तो दिया गया है इसमें x प्लस 2 से। तो अभी मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया कि जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लिखना है, और x का मान आ गया -2। अब x का मान इसमें जैसे ही रख देंगे तो शेषफल हो जाएगा। x का मान -2 रखिए तो -8 हो जाएगा यहां। अब -2 रखेंगे तो 4 4 पचे 20 हो गया जी, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 और 4 पचे 20। अब देखो ये 4p, ये हो गया शेषफल। आपने x का मान इसमें रख दिया, निकल गया शेषफल, जबकि शेषफल इसका है 0। इधर भी शेषफल, इधर भी शेषफल, दोनों तरफ है शेषफल, इसीलिए आपस में हुआ बराबर। अब देखो 20 और 8 28, 28 चला गया उधर तो +28, यानी 4p बराबर हुआ 28। तो 4 से काटा 7 बार में p का मान आ गया 7। आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए, थोड़ी सी ईमानदारी आप लोग भी दिखाएं। लोग लाइक, ये मुझे कहना पड़ेगा, लाइक कर दो, लाइक कर दो। देखो इस सवाल को देखो, सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि 4 टेबल क्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। जल्दी से इस सवाल को आप लोग बनाएंगे और बना के जरा कमेंट करेंगे जल्दी से। देखिए दोस्तों, ये सवाल का टाइप बहुत फेमस टाइप है। हाँ, विशाल, क्या हुआ विशाल, क्यों समझ में नहीं आया। सर मुझे BSSC और BPSC 0.0, आप बिहार SSC वाला ही क्लास ले लो, उसी में हो जाएगा। BPSC में सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं मैथ के। अच्छा, पिछला सवाल में कह रहे हैं कि 20 प्लस नहीं, सुनीति मिश्रा, देखो उसमें
पिछले सवाल में आपने ये देखा, गौर करो यहाँ, आपने यहां से लाया था x का मान कितना, गौर करिए सब लोग, x का मान क्या लिया, x बराबर -2 हो गया क्योंकि इसके बराबर 0 लिखे तो यहां अगर हम x क्यू तो पहला -2 का क्यू तो माइनस में 8, लेकिन आगे अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होगा। अब +4 में 5 से गुना तब 20, लेकिन माइनस है तो -20 होगा, +20 नहीं होगा। अब समझ गए ये बात। आइए इस सवाल को, आइए सवाल बना दिए आप लोग। तो चलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 4 टेबल क्लॉक हैं, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर क्या होता है, बजते हैं। यदि वे 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका तो ये है कि सबसे बड़ी संख्या आप पकड़ोगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ोगे तो 25। अब 25 को क्या सब छोटी काट देगा, ट्रिक यही है बनाने का। तो 25 को नहीं काटेगा, 25 दूना 50, 25 3 75, 75 को सब नहीं काटेगा। तो इसी तरह से आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ये पहाड़ा कभी हार्ड हो जाए तो जो बचपन में मेथड आप जानते वही मेथड लगाइए। 2 से लगाए 5 बार में, ये 15, ये 10 हुआ, 25 जीव काते हूँ। फिर अब तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 25। बहुत सिंपल था। 2 5 10, 10 3 30, 30 दूना 60, 60 5 300, एलसीएम हो गया जी 300। तो 300 मिनट है, 300, हर 300 मिनट के बाद वो सभी टेबल क्लॉक एक साथ बजेगी। 300 मिनट को, 300 मिनट क्योंकि 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो 300 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। अगर इसको हम 60 से भाग लगा दे तो 0 से 0, 6 5 30, यानी 5 घंटा। तो कहता है कि 10 बजे बजा है तो 5 घंटा बाद बजेगा। 10 5 15, और 15 बजने को क्या कहते हैं, 15 को 12 3 15, 3 बजे कहेंगे। 3 बजे ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। 5 घंटा, हर 5 घंटा पर एक साथ बजेगी, हर 5 घंटा पर एक साथ बजेगी। तो हर 5 घंटा पर एक साथ बजेगी। 10 बजे बजी थी, 5 घंटा बाद 10 5 15, अब 15 को बोलते हैं 12 3 15 होता है, यानी 3 बजे शाम को। चलिए एलसीएम 300 ही होगा, ठीक है। अब सुनो, अब एक सवाल इसमें क्या पूछा गया है कई बार एग्जाम में, कि मान लो कि कह देगा घंटियां जो है 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर मान लो सवाल ऐसा हो, ये सवाल को अभी देखो, सवाल ऐसा पूछ देता है, इसी में टाइप को थोड़ा चेंज करेगा, और टाइप चेंज करके क्या पूछा जाता है कि घंटी जो है 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ये 6 घंटी हैं, 6 घंटी, और 6 घंटी जो है बजती है 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर। तो जरा बताइए मुझे, जरा बताइए कि 32 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी। 32 मिनट में एक साथ, एक साथ कितने बार बजेगी, कितने बार बजेगी, आपको इस सवाल का जवाब देना है। 32 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी। 6 घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 32 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी, इसका जवाब दीजिए जल्दी। आ जाओ। हाँ धुरीना पे क्लास चलेगा जी। अब आपका छठ खत्म हुआ, 23 24, 24 के बाद 25 से क्लास शुरू होगी। चलो इसका जवाब दो जल्दी से। 6 घंटियां 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 32 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी। देखिए आप लोग का जवाब क्या आ रहा है, 15 17 15 16 300 15 15 17 15 16 15 20। ऐसा क्यों, अलग अलग आंसर क्यों, क्योंकि आपने कभी ना सवाल को ढंग से नहीं पढ़ा है, जबरदस्ती पढ़ने का प्रयास किया। जबरदस्ती मत पढ़ा कीजिए,
सभी घंटी के अलग अलग बजने का समय पता है। अगर आपको जानना है कि सभी घंटी एक साथ कितने देर बाद बजेगी, इसके लिए एलसीएम ले लीजिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो तो एक साथ समय निकल जाएगा। तो एलसीएम तो 120 हो जाएगा इसका, यानी हर 120 मिनट के बाद, मैंने ये मिनट में बोला था, 6 घंटियां, 2 4 6 8 10 12, अच्छा सेकेंड, सेकेंड बोला, सेकेंड, तो यहां हो गया सेकेंड। तो इतना इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो 2 मिनट हो गया, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट पर, हर 2 मिनट पर एक साथ बजेगी। 32 मिनट में कितने बार बजेगी? हर 2 मिनट पर बजेगी, तो 32 मिनट में कितने बार बजेगी? अरे 2 मिनट पर बजेगी, 2 से भाग दो, यानी कि 16 बार। लेकिन एक जोड़ देना, 17 बार बजेगी, 17 बार बजेगी। और बहुत लोग 32 आंसर कर रहा है, 17 बार बजेगी। ये घंटी बत्ती वाला सवाल जब भी आए तो जो भागफल आता है उसमें एक जोड़ देना अपना मन से। पूछो कि क्यों जोड़ना है, वो भी मैं बताऊंगा, क्यों जोड़ना है वो बताऊंगा अभी। लेकिन इसके बाद लाइक तो 1000 से ऊपर होना चाहिए। देखो, ऐसा इसलिए कि मान लो कि 2-2 मिनट पर बज रही है, 2-2 मिनट पे बज रही है, तो 5 मिनट में एक साथ कितने बार सभी बजेगी? तो दिमाग लगाओ कि अभी एक साथ बजी होगी तो टाइम स्टार्ट हो गया। अभी ये बजी, ये बजने का सिंबल दे रहे हैं, अभी बजी, 2 मिनट बाद फिर बजेगी, 2 मिनट हुआ अभी, फिर 2 मिनट बाद बजी, फिर 2 मिनट बाद बजी, फिर 2 मिनट बाद बजी। यानी हुआ क्या, आप देखो, सॉरी मैंने ये 5 मिनट क्यों लिखा, 5 मिनट नहीं लिखना था मुझे, मैं 10 मिनट लिखता हूं यहां, 10 मिनट। तो 2 2 4 2 6 2 8, और फिर 2 मिनट बाद बजेगी। तो पहले बजी, 2 मिनट बाद फिर से बजी, फिर 2 मिनट बाद 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 बजी। तो 1 2 3 4 5 6 मिनट कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी 10 मिनट में 6 बार। एक बार एक्स्ट्रा क्यों हुआ? इस 10 मिनट में 2 से भाग देते तो 5 बार होता, लेकिन एक जोड़ा, ये 6 बार। ये एक एक्स्ट्रा इसलिए हुआ कि शुरू में बजा, उसके बाद ना 2 मिनट बाद फिर बजेगा। तो ये जो पहला 2 मिनट में तो 2 बार बज चुका, यानी पहला बजा तब ना टाइम स्टार्ट हुआ कि 2 मिनट बाद फिर बजेगा। इस रूम से हर 2 मिनट पर एक विद्यार्थी बाहर जाएगा, इसका मतलब एगो गया, उसके 2 मिनट बाद एगो जाएगा, तो पहला जो चला जाता है वहां से टाइम स्टार्ट हुआ, इसलिए पहले वाला एक जोड़ दिया गया। बात आए समझ में? लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, आ जाओ। तो ये बात होती है। तो घंटी बत्ती वाला सवाल में कभी भी आपसे कहे, संख्या पूछे बजने का या जलने का, बत्ती के जलने की संख्या पूछेगा, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा एक जोड़ देना है, एक्स्ट्रा एक जोड़ देना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सवाल पे, अगले सवाल। चलिए, सवाल है कि x बराबर है √4 प्लस √4 माइनस, फिर √4 प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस है, इनफाइनाइट तक है। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए। डी आंसर कह रहे हैं लोग, 2 2 2 सी डी। सीधे अपने दिमाग में बैठा रखा है, 4 के वर्गमूल 2 होता है। ये 4 के वर्गमूल आपसे नहीं पूछा गया है, या आपसे 4 का वर्गमूल नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए।
ये संख्या जो आप देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए फॉर्मूला है 4a, शुरू में प्लस है तो +3 -1, 4a + 3 +1 यहाँ हो जाएगा, चूंकि यहाँ प्लस है तब +1 बट्टा 2। बस ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 4 रखोगे, 4 चौका 16, एक की जगह 4 रखो, 4 चौका 16 या 3, सॉरी ये तो हमेशा माइनस रहता है, माइनस माइनस। और यहाँ देखना है कि अगर ये प्लस है तो +1, अब पहला अगर माइनस है तो -1। 4 चौका 16, 16 में से 3 गया तो √13 +1 बट्टा 2। आपका आंसर हुआ यहाँ पर √13 +1 बट्टा 2, ऑप्शन सी आंसर। इसी सवाल का एक और फॉर्मूला याद रखना, √4a -3, और अगर मान लो यहाँ माइनस से शुरू होता तो -1 बट्टा 2 ऐसा होता। तो यहाँ हो जाता, अगर प्लस से शुरू होके ना माइनस से शुरू तो -1, प्लस से शुरू तो +1। बस इतने बात याद रखना है और कोई बात याद नहीं रखना। चलिए अगला सवाल देखो, इस सवाल को देखिए। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ना ये बैठ जाता है, ऐसे सवाल में एक सवाल और आता है, तो ये हमेशा देखो, ये √6 + √6, ये अलग टाइप का सवाल है। इसकी मैंने तो क्लास कितनी ले रखी है यूट्यूब पे। ऐसे सवाल, इसका आंसर अलग होता है। इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब एक ही वो संख्या लगातार रूट के अंदर होता है तो उसको पकड़ के बाहर लाते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ो जिसका अंतर 1 हो, इसका अंतर 1। अगर सवाल में प्लस प्लस लगा है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, माइनस रहता तो छोटा वाला गुणनखंड होता। ये तरीका होता है ऐसे सवाल को। आ जाओ, इस सवाल को देखा जाए, सवाल बहुत बेहतरीन है जी। मैं देखता हूं कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 656 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। हाँ चलिए प्लेलिस्ट बना देंगे। सर हम जब हम लिखते हैं तो आगे चले जाते हैं। अच्छा अब आगे नहीं जाएंगे, पीछे ही रहेंगे। आइए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। कहता है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 656 है, तो वह संख्या क्या है। अगर आप करते हो ऐसे कि पहली विषम संख्या x, अगला x + 2, फिर अगला x + 4, अगला x + 6, ऐसे करके 8 विषम संख्या लिखते हो तो सोचो ये 4 गो है, यहां तक आ गए, बहुत गड़बड़ करते हो। ऐसे नहीं लिखना होता है। ऐसे सवाल को बहुत आराम से बनाया जा सकता है। विषम संख्या या सम संख्या 2-2 करके आगे हटता है या पीछे हटता है ना। अब देखो सवाल है कि 8 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 656 है। 8 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 656 है, तो 656 है तो एवरेज कितना है भाई। 656 है 8 क्रमागत विषम संख्या का, तो एवरेज कितना होगा। औसत के लिए योग बटा n, 8 8 64 1, 8 दूना 16, 82, तो औसत 82 हुआ 8 क्रमागत विषम संख्या। ये जो औसत 82 हुआ, औसत होती है बीच की चीज, तो इसके बाद होगी 4 गो संख्या, इसके पीछे होगी 4 गो संख्या, क्योंकि विषम संख्या तो 82 नहीं है, 82 विषम संख्या नहीं है। तो 8 गो क्रमागत विषम संख्या में औसत तो 82 आया, एवरेज 82 आया, तो एवरेज जहां है, एवरेज जहां है इससे 4 संख्या उधर होगा, 4 संख्या इधर होगा, तो आपको निकालना है विषम संख्या। 82 से पहले विषम संख्या कौन रहा होगा। आप कहोगे सर 81, और 81 से पहले विषम संख्या कौन रहा होगा। 79, 79 से पहले विषम संख्या कौन रहा होगा। 77, 77 से पहले कौन रहा होगा। 75, और यही आपका आंसर हो गया। सबसे छोटी विषम संख्या ऑप्शन बी हो गया। ये बात आए समझ में। सर क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ये बात आए समझ में। अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ,
तो 82 के बाद आगे की विषम संख्या हम सोचते 83, फिर होता 85, 85 के बाद 87, 87 के बाद कितना होता 89, ये होता उधर। यही 75 से लेकर 89 तक के विषम संख्या का योग है 656। बात आए समझ में? चलो, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखो, कभी भी इस बात को ध्यान रखना, अगर क्रमागत विषम संख्या सम संख्या, जैसे एक देखो 1 3 5 7 9, इसका औसत 5 होगा, औसत 5 होगा, या आप सबको जोड़कर जितनी संख्या उतना से भाग लगाओ तो भी 5 आएगा। देखो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25, जोड़ के 25 हुआ। 5 संख्या है तो 5 से भाग लगाओ, एवरेज 5 आया कि नहीं? और एवरेज तो बीच वाला टर्म हो जाएगा, तो एवरेज 5 हो जाएगा। अब मान लो अगर संख्या ऐसा हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इसमें एवरेज पूछ दिया जाए तो ऐसे कर सकते हो, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में कौन? 3 के बाद 5 के पहले 4, एवरेज 4 होगा इसका। ऐसे भी होगा, एवरेज 4 होगा। कैसे भाई? ये देखो 7 और 5 12, 12 3 15, 15 1 16, सबको जोड़े 16, कितनी संख्या है? 4 संख्या है, 4 से भाग दे दिया, एवरेज हो गया जी, एवरेज हो गया 4। बात है समझ में? अब अगर मान लो दे दिया जाए 62, 63, 64, 65, इनका एवरेज क्या होगा? अब इसका एवरेज कह दिया जाए, ये लगातार संख्या है, जब भी क्रमागत होगा तो वो सिस्टम में होगा। क्रमागत का मतलब है प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान ही चलेगा, तभी ऐसा कर सकते हैं। 62 63 64 65, तो अब देखो 62 63 64 65, बीच में तो 63 के बाद 64 से पहले 63.5 यानी 63.5 हो जाएगा। 63 से जितना बड़ा 64 से उतना कम, ये हो जाएगा इसका। आए समझ में? आ जाओ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इस सवाल को जरा जल्दी से बना के बताओ, कितने लोग इसको बना सकते हैं? सवाल है 25 क्रमागत संख्याओं का योगफल 725 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। एवरेज का तो मैंने पूरा एक मैराथन क्लास ले लिया है जी। अगर एवरेज का आपने मैराथन क्लास नहीं किया है तब तो बड़ी दिक्कत है जी, बड़ी दिक्कत है। दोस्त 910 पुर गए हो, क्या मैं उम्मीद करूं 1000 आज की क्लास में रहेंगे स्टूडेंट? अभी देखो, अरे 16 विषम संख्या के बात करता है पगला। लो 25 को क्रमागत संख्या लिखा हुआ है। एवरेज का पूरा क्लास मैंने लिया है, शायद 2 या 3 घंटे का, उस क्लास को शुरू से देख लेना, एवरेज का एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे आप। मैराथन क्लास लिया है आप ही के लिए, आप ही के लिए लिया है जी। आए समझ में? आठ गो संख्या है, सर 7 नंबर सवाल में 8 संख्या है, तो 8 संख्या तो हम बनाए हैं, 4 इधर 4 उधर, वो बीच में वो खाली औसत है, वो संख्या नहीं है। क्या बात करता है तू? ए राजू, चल इधर देख, 25 क्रमागत सम संख्या, 25 क्रमागत, सॉरी 25 क्रमागत संख्याओं का योगफल 725 है, तो एवरेज कितना होगा ये बताओ। एवरेज ये 725 है 25 गो क्रमागत संख्या का, तो 25 से भाग दे देंगे क्योंकि 25 संख्या का योगफल है ये। योगफल में 25 से भाग दे दिया, 25 25 हा 4 बार और, यानी 29 बार में कट गया, यानी कि 29 गो संख्या है, सॉरी 29 संख्या नहीं, एवरेज 29 है, तो एवरेज 29 है और 25 क्रमागत संख्याएं हैं। इसका मतलब है कि 12 गो संख्या इधर होगा और 12 गो संख्या इधर होगा, क्योंकि औसत होता है बीच में। बड़ी संख्या निकालना है, एक एक बढ़ाते जाओगे, 29 के बाद 30 31 32 33, क्योंकि क्रमागत संख्या है। सीधे 29 में 12 ऐड कर दो, सबसे लास्ट की संख्या 12वीं संख्या निकल गई, लास्ट की उधर वाली, उधर 12 इधर 12, बीच में एगो 12 12 24 1 25,
यानी सीधा 41, वो आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए जी। 43 नहीं, 43 नहीं, जरा गौर करो। अगर एवरेज तुम्हारा 29 आया तो 29 हुआ सबसे बीच की संख्या, ये क्रमागत है, इसका मतलब 29 भी है। 29 के बाद 30, 31, 32, गौर करो, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ब्रह्मा संख्या। इसके पीछे भी 12 संख्या होंगे, इसके पीछे भी 12 संख्या, एवरेज से पीछे 12 संख्या, तो हमें बड़ी संख्या पूछा है। देखो 29 के बाद पहला संख्या 1, ये पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 41 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आजा, बात आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को, सवाल क्या कहता है, बहुत प्यारा सवाल है। यदि 8 अंक वाली संख्या 888x53y4 72 से विभाज्य है तो y का अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात करिए। सवाल कहता है, सवाल कहता है कि 888x53y4 कहता है कि 72 से विभाजित है जी, 72 से विभाजित है। y के अधिकतम मान के लिए इतना का मान ज्ञात करना है। चलो, लेकिन फिक्स करें, फिक्स कैसे करें कि मैथ में केवल 25 क्वेश्चन आता है, तो मत करो फिक्स। चलो आ जाओ। इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है? देखो इस सवाल को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए 72 से कटने का क्या रूल होता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का स्पेशल एसएससी सीजीएल के लिए मैंने यूट्यूब पर क्लास ले रखा है, जिसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए इधर 2 से 3 साल के अंदर, वो सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करवाए हैं। आप नहीं देखते हैं तो ये गलती आपकी है। 72 से विभाजित होने का नियम होता है कि वो संख्या 8 और 9 से विभाजित हो। तो जो संख्या 8 और 9 से विभाजित होता है वो 72 से जरूर कटेगा। अब 72 से विभाजित होने के लिए संख्या 8 और 9 से कटना चाहिए। भैया जी 8 और 9 से कटना तो चाहिए। अब इसमें हम प्राथमिकता किसको दें? सबसे पहले 8 को। 8 से विभाजित होने का नियम होता है अंतिम के 3 डिजिट कटना चाहिए। और y के अधिकतम मान देखो 3y4 हुआ अंतिम का 3 डिजिट। 8 का नियम कहता है अंतिम के 3 अंक कटना चाहिए, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम के यही तो 3 डिजिट हैं, इनको चेक करना होगा 8 से कैसे कटेगा। y के जगह 1 2 3 कोई भी हो सकता है 9 तक में से, एक अंक के ही डिजिट है ना ये सब, 4 3 5, तो y भी एक अंक का ही डिजिट होगा। 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। और y के अधिकतम मान कहा है, तो y के सबसे बड़ा मान रख के देखना, उधर से 9 रखो, y के जगह 9 रखो और काटो 8 से। 8 से काटोगे 8 चौके 32, शेष बचा 7, 7 पर 4 74, ना कटा जी। 8 रखने से नहीं कट, 9 रखने से नहीं कटा तो 8 रखते हैं। 8 चौके 32, शेष बचता है 6, 8 चौके 32, तो शेष बच जाता है 6, और 6 पर 4 64 हो जाता है, तो कट जाएगा 8 8 64, यानी 8 रखने से कट जाएगा। 8 चौके 32, शेष बच गया 6, 6 पर 4 64, 8 8 64, यानी y का मान 8 आ जाता है। y का मान कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। अधिकतम मान कहा है y का मान 8, आपने देखा 8 चौके 32, शेष बचा 6, 6 पर 4 64, 8 8 64, y का मान 8 रखने से ये कट जाता है। तो इस तो आंसर गलत दिया है जी, आंसर गलत दिया है, क्योंकि बोला है y के अधिकतम मान के लिए।
y के अधिकतम मान के लिए तो देखो 3 8 4 है हमारा। अगर 3 8 4 ले लेते हैं, ये तो 8 से हमारा कट जाता है, 8 चौके 32, शेष बच गया 6, 6 पर 4 64, 8 8 64। तो y का अधिकतम मान, अब देख लो गलत क्या है, तो 8 रखने से कट गया। अब 9 से कटने का क्या नियम है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 से काटने के लिए देखो 4 और 5, 9 खत्म, 8 और 3 11, ऐसे ही 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 32 और 3, 32 और 3 35, तो इसके जगह 1 रख दें, 35 और 1 36, तो बस कट गया 9 से भी। तो x के जगह, ओ सॉरी x के जगह, सॉरी x के जगह तो 1 ना, सही है, 7 एकम 7 और प्लस y के जगह रखे 8, 8 दूना 16, 16 7 23, सही है, ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, ऑप्शन डी। हमने y का मान 8 रखा, हम x का मान पुट करके सोच रहे थे, सही है, y का मान 8, x का मान 7, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9 से कटने का नियम है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और 23 आपका सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा, सबको आ गया समझ में ये बात। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 4 के पावर 11, 4 के पावर 12, ये 15 तक है, निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। चलिए, आपको दिया गया 4 के पावर 11 प्लस 4 के पावर 12 प्लस 4 के पावर 13, उसके बाद आगे आपका 4 के पावर कितना 14, 4 के पावर कितना 15, कहता है कि यह किससे विभक्त होगी। आप ऐसे नहीं काट सकते, साउंड प्रॉब्लम। y का मान 0 कैसे रखें, कैसे रखें y का मान 0, y अधिकतम मान कहा है, 0 अधिकतम नहीं होता है। देखो 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो ये एक बार में खत्म, इसमें 4 एक बार बच जाएगा, इसमें 4 दो बार बच जाएगा, इसमें 4 3 बार बच जाएगा, इसमें 4 4 बार बच जाएगा जी। ये 4 के पावर 11 हुआ गुना, ये कितना 4 के पावर 4 होता है 256, सोचो 4 के पावर 4 होता है 256, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 एक कम 4 होता है, एक एक ही होता है, सबको जोड़ दीजिए, 6 5 6 4 10, 6 16, 4 20, 1 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7, 6 13, 13 1 14, 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 341, ये आया 341। ध्यान देना दोस्त, ये किससे कटेगा, ऑप्शन में देखो 341 से, हाँ कटेगा, नीचे 341 आप लिखिएगा, 341 से 341 काट दिए, कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब कट गया, 341 से कट गया। क्या 31 से कटेगा, हाँ 31 से भी कटेगा, 31 अगर रख देते हैं यहां तो 31 से 11 बार में कट जाएगा, 31 से कम 31, शेष बच जाएगा 3, 3 पर 1 31, 31 से भी कट जाएगा, तो 31 से भी कट गया जी, 31 से भी कट गया, 11 से, हाँ 11 से 31 बार में 11 से भी कट जाएगा, उपयुक्त सभी, आपका आंसर ऑप्शन डी होगा जी। चलिए, रंजना कुमारी ऐप ही नहीं डाउनलोड होता है, कैसे करें। तो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है उसको कॉल करें आप, आपको पता है। आइए, बिहार एसएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। अब देखो इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक घनावकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 भाग है, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के 1/, हाँ उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/2 की 1/3 है, तो टंकी की लंबाई क्या होगी। सवाल बढ़िया,
चलो, डी पर ध्यान नहीं देते हो, डी पर ध्यान देना की जरूरत है। आइए इस सवाल को देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब लोग हो गए 899, भागा लगभग 60-70 लोग भागा यहां से। क्यों भागा? भागता है कि अब ज्यादा देर हो गया। देखो, अगर तुम ना, और दूसरा तो तुम कोई काम करेगा नहीं जो जरूरी का काम है, ये तो तू पक्का नहीं करेगा, ये हमको भी पता है। क्लास छोड़ेगा तो इधर उधर बर्बाद करेगा, और रात में अफसोस करेगा, सोते टाइम आएगी 3 बार बर्बाद हो गया, अरे कुछ नहीं किए, कल से करेंगे, पक्का करें, कल से फिर तुम्हारा वही हाल रहेगा। आ जाओ, तो पढ़ने वाला बच्चा लगातार जुड़ा रहेगा, पढ़ाई करेगा। सुनो, कहता है एक घनाभकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी है। एक बात जान लो, 1 लीटर में होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर पानी। घन सेंटीमीटर पानी होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर पानी होता है जी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। मतलब अगर कोई मान लो कि टैंक हो, और वो टैंक हमारा इस प्रकार का हो, जिसकी 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 10 का क्यू 1000 हो गया ना, यानी 10-10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहे, सपोज करो। तो ये तो घनाभ नहीं, घन के आकार का बनाना चाहिए था मुझे। तो 1000 घन सेंटीमीटर पानी आ जाएगा उसमें। 10 गुना 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, 1000 घन सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर पानी ही। आप उसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई यानी गहराई, ऊंचाई ही यहाँ गहराई होता है। तो समझना कि वो 1 लीटर पानी है। पानी 1 लीटर, क्योंकि इसको हम लीटर में मापते हैं, और इस भुजा को मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है जी 1000 घन सेंटीमीटर पानी। अगर 1000 घन सेंटीमीटर आयतन है तो समझ लो वो 1 लीटर पानी है। अब इसमें क्या कहा इस सवाल में, ये देखो, सवाल में कहा हाँ गहराई ही ऊंचाई का काम करता है। कहता है घनाभकार पानी के टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 भाग है। अच्छा, ये 216 लीटर दिया है, हम लंबाई सेंटीमीटर में मान लेंगे। लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई कहा उसका 1/3 L/3 हो गया। ये हमने लंबाई मान लिया, तो ये हमारा चौड़ाई हो गया जी, चौड़ाई हो गया। लंबाई L सेंटीमीटर, तो ये हो गया L/3 सेंटीमीटर, क्योंकि बोला कि उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। सॉरी, गहराई, गहराई बोला है, गहराई। तो गहराई यानी कि इसकी ऊंचाई कहो, गहराई यानी इसकी ऊंचाई कहो L/3 सेंटीमीटर। अब कहता है सवाल, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/2 का 1/3 है। यानी इसकी जो चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई होगी इन दोनों के अंतर का, यानी L में से L/3 घटाओगे, इसके अंतर का 1/2 का 1/3, ऐसे बोला। तो 3L में से 1L गया तो 2L, तो 2L/3 गुना 1/2 गुना 1/3, 2 से 2 गया, यानी L कितना, 3×9। अब ये लंबाई, ये गहराई और ये चौड़ाई गुना कर देंगे, गुना कर दीजिए, L L L गुना हो जाएगा तो LQ हो जाएगा ऊपर में, नीचा में क्या हो गया 3, यहाँ 9 है तो 9×3 27, 9×3 27 यानी 27। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना कर दिया, आयतन हुआ, और आयतन हो जाएगा 216। लेकिन ये 216 लीटर है, इसको हमने चूंकि सेंटीमीटर में लिखा तो सेंटीमीटर क्यू है, तो इसको भी सेंटीमीटर क्यू में ले जाने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो L का मान क्या आ जाएगा, आप इस 27 से जाकर गुना करोगे तो सीधा सा बात बताओ कि अगर क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, 27 यहाँ गुना में है, क्यूब रूट चढ़ेगा तो 216 का क्यूब होता है 6,
3 जीरो में 1 जीरो बाहर आएगा, और 27 यहाँ रहेगा गुना में, तो 27 का घनमूल 3 आएगा। लंबाई हो गया 60 3 180, या सेंटीमीटर में बोल रहे हैं तो 180 सेंटीमीटर, तो 10 से भाग दे दो, डेमी में निकल जाएगा, 18 डेमी हो गया जी, डेकामीटर, 18 डेकामीटर। चलो, क्यों समझ में नहीं आया निभा? देखो भाई, समझ में तो आना ही चाहिए। 1 लीटर बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर पानी होता है। अगर 1000 घन सेंटीमीटर है तो 1 लीटर के बराबर है। लंबाई यहाँ L मान लिया है, लंबाई L। कोई भी घनाभ आकार का होगा, सोचो घनाभ आकार का कुछ भी होगा, तो इसका आयतन आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, LBH इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई L मान लिया गया, तो लंबाई अगर हम L सेंटीमीटर मान लिए हैं, L सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई यानी चौड़ाई नहीं, इसकी गहराई बोला है, गहराई बोला है लंबाई का 1/3, लंबाई का 1/3, ये लंबाई माना था, ये गहराई हो गया, और इसकी चौड़ाई क्या हो गई, इसके अंतर का 1/2 का 1/3, तो इसका अंतर कितना हो गया, 3L में से 1L गया तो 2L/3, इसका अंतर आया, इसका 1/2 का 1/3, इतना आराम से तो बताया मैंने। ये देखो L/3 हुआ, आयतन क्या होगा, L गुना L/3 गुना L/9, ये आयतन हुआ, यानी L³ क्या हो गया, 9×27, ये आयतन हुआ जी। तो L³/27 अब बराबर आयतन है 216 लीटर। लेकिन इसको आपने सेंटीमीटर में लिखा है, सबको क्या लिखा है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यों हुआ, तो इसको भी सेंटीमीटर क्यों में ले जाने के लिए 1000 से गुना कर दिया। अब ये 27 उधर गया। अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ कुछ नहीं करना, हमें तो घनमूल बनाना है, तो L³ बराबर हमारा ये 216, और इस पर 3 जीरो था, गुना 27 था जी। ये कौन सी बड़ी बात है बताओ, यहाँ से क्यूब रूट लग जाता है इसका, तो इसका क्यूब रूट लगाओगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूब रूट होगा यानी घनमूल होगा, तो 216 का 6, और 3 जीरो में से 1 जीरो आएगा, यानी इतना का घनमूल 60, 27 का घनमूल 3, लंबाई हो गया 60 3 180, तो ये सेंटीमीटर का है। अब इससे अगर हम 10 से भाग दे दें तो 18 डेमी हो जाएगा, 18 डेकामीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा कि नहीं। आइए अगला सवाल देखो, सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा जाता है, छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ के बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात क्या होगा। घन है जी, तो घन है, एक ऐसा घन है, देखो एक ऐसा घन है, ये तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये बात बताने की मुझे जरूरत कहाँ थी, ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ। ये देखो, ये कोई घन है, और इस घन से इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और इसको काट देना है, एक ऐसा घन बना देना है, ऐसा घन बना देना है, इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की हो जाए, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाए, इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर हो जाए। ये 5 वाला था, अब 5 वाला था, 5 वाला को 1 में बना दिया, ऐसे कहा गया। तो क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पूछा है आपसे, कहता है छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से एरिया क्या होगा। तो छोटका घन का पहले तो 6a², a² माने भुजा स्क्वायर, अनुपात 6a², बड़ा घन 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो 6 तो 6 कटिए गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 1:25, ऑप्शन डी आंसर होगा। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:25 हो गया। आगे आए, धुरीना पर क्लास 25 से चलेगा, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होती है तब। देखो प्रश्न संख्या 13 से 16, निम्न पाई चार्ट द्वारा एक मनुष्य की आय रुपए 7200 की, उसकी बचत और खर्च निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। कहता है एक निम्न पाई चार्ट द्वारा एक मनुष्य की आय रुपए में 7200 है, 7200 रुपया उसका आय है, उसकी बचत और खर्च निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। 7200 रुपया कमाता है वो आदमी। तो देखो ये ना पूरा डिग्री में दिया है, तो डिग्री में कभी भी देगा तो ये 360 डिग्री रहता है सब मिलाकर,
क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर ये प्रतिशत में होगा तो वो मिलाकर 100% होता है, इस बात को ध्यान रखना। टोटल डिग्री में है तो टोटल होता है 360 डिग्री, और प्रतिशत में है तो टोटल होता है 100%। ये बात समझ गए आप। दूसरी बात समझो, अगर कहें कि मान लो कि ये अन्य खर्च पर कितना भाग खर्च हुआ, तो 107 डिग्री कितना का, तो 360 का, पूरा 360 इतना भाग हुआ। सिंपल सी बात ये हुई, यानी कि अगर 360 रुपया खर्च टोटल रहता, मान लो 360 रुपया टोटल कमाई, तो टोटल 360 के कमाई का अगर 107 बटा 360 निकालें, 360 से 360 का खत्म, 107 रुपया खर्च करता होगा। यानी कि 360 रुपया अगर टोटल आय है तो 107 रुपया खर्च हुआ। यहाँ कपड़ा पर 85 खर्च हुआ, भोजन पर 103 हुआ, बचत 25 रुपया हुआ, शिक्षा पर 40 रुपया खर्च हुआ। ये बात है, ये आपका बचत है 25 डिग्री। बात है समझ में। तो भाग अगर निकालना है बचत का, तो बचत का भाग निकालना है तो 25 बटा 360 ऐसे लिख सकते हो। और इसी को अगर तुम्हें प्रतिशत में ले जाना है तो 100% से गुना करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर भिन्न में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो 100% से गुना करने पर वो प्रतिशत में चला जाता है। आपको पता है। कहता है कि बताइए वह भोजन पर कितना खर्च करता है। बताइए कि वह भोजन पर खर्च कितना करता है। तो भोजन पर खर्च करता है, ये देखो, भोजन पर 103 डिग्री खर्च करता है, टोटल 360 डिग्री का, यानी 103 बटा 360। और 7200 रुपया है जी, 7200 उसकी कमाई है, तो 7200 का 103 बटा 360, जीरो से जीरो काट दिया, 36 दूना 72, 20 बार में। तो चलो इसको गुना कर देते हैं। 103 दूना कितना, 206, 10, 2060 रुपया वह भोजन पर खर्च करता है। भोजन पर खर्च निकल गया, भोजन पर खर्च हो गया। अब देखो 14 कहता है, ये तो हो गया आंसर। सबसे कम व्यय किस मद पर किया गया। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च। और ये बचत है, तो ये बचत खर्चा नहीं है। खर्च आपका भोजन, कपड़ा, अन्य खर्च और शिक्षा है। तो 103, 85, 107 और 40, यानी शिक्षा पर सबसे कम खर्च हुआ है। सबसे कम खर्च शिक्षा कहेंगे, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 में कहता है सबसे अधिक व्यय किस मद पर किया गया। व्यय मतलब होता है खर्च, तो खर्च हुआ 103, 103 भोजन पर, भोजन पर, खाना पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कहता है वह अन्य खर्च पर कितना व्यय करता है। अन्य खर्च यहाँ है 107, कितना खर्च करता है, तो टोटल 7200 कमाता है ना, 7200 का 107 बटा 360 भाग, जीरो से जीरो, 36 दूना 72, 20 बार में, 107 दूना कितना, 214 और 10, 2140, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। तो हो गया हमारा 13, 14, 15, 16, इस सवाल का जवाब खत्म। आया समझ में। अब देखो जरा आगे बढ़ो। सवाल है 17। सवाल कहता है कि एक थैली में 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं, जो क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए हैं, तो थैली में 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है। बिल्कुल डेली क्लास आती है, डेली लाइव क्लास लेकर आता हूं, लेकिन अगर आप डेली नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये निश्चित है मेरे भाई, आज तुमने क्लास कराना, दिन भर तुझे लगेगा कि वाह क्या बात है, हमने अपनी मैथ वाली पढ़ाई सुबह ही कर ली। ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, पढ़ने का मजा आएगा। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, ये जो आपकी हैं यहाँ पर, और इनकी संख्या दिया हुआ है जी, सिक्के हैं 4, 5, 6 में। सिक्का के संख्या दे दिया है 4:5:6 में, और उसके बाद क्या दिया, थैली में कुल 216 रुपया। तो आपको क्या करना चाहिए, ये 216 रुपया रियल मान जो है, कुल रुपया है, मूल्य है, इसको भी मूल्य में कन्वर्ट करिए। मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ऐसे सोचो कि 5 रुपया वाला अगर 4 गो सिक्का है तो मूल्य 20 रुपया हुआ। 2 रुपया वाला 5 सिक्का है, 2 रुपया वाला 5 सिक्का है, तो 2 पचे 10 मूल्य हुआ। 1 रुपया वाला 6 गो सिक्का है, तो मूल्य 6 रुपया हुआ। 20 आ 10, 30 आ 6, 36, टोटल मूल्य हुआ 36, और रियल में टोटल मूल्य है 216।
अनुपात 1 का मान कितना, 36 छक्के 216। 1 का मान 6। आपसे पूछा है 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है। 5 रुपया के सिक्का की संख्या यहां है। 1 का मान 6 तो 4 का मान 4 छक्के 24 हो जाएगा। 24 को सिक्का है 5 रुपया वाला। ऑप्शन सी हो गया जी।